खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजेन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। रोज की तरह हमारा आर्थिक शो लेके हम आ गए हैं और हमारे साथ हैं अंशुमन तिवारी जी। नमस्कार अंशुमन तिवारी जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद दर्पण। खर्चा पानी के इस सोमवार के अंक में संस्करण में आपका स्वागत है। 2 दिनों के अंतराल के बाद हम खर्चा पानी में आपसे वापस मिल रहे हैं और इन 2 दिनों में दुनिया में बहुत सारे घटनाक्रम बदले हैं, पर हम आज उन चीजों पर बात करेंगे दर्पण जो हमारे खर्चा पानी से, हमारी जेब से या हमारी बचत से हमारी खपत को प्रभावित करती है। जी अंशुमन जी, आपने सही कहा कि मंडे के दिन थोड़ा सा पाइल अप ज्यादा हो जाती है खबरें, उनमें से चुनना मुश्किल हो जाता है। तो हमने वही चीजें चुनी हैं जो हमारे लिए, एक आम आदमी के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले जो हम लेंगे बड़ी खबर के रूप में, वो खुदरा मुद्रास्फीति या रिटेल इन्फ्लेशन जो है उस पर जो चीजें आई हैं। फरवरी के महीने की रिटेल इन्फ्लेशन जो आया है वो पिछले 3 महीनों के हाईएस्ट में है, 5% है इन्फ्लेशन। अपने दर्शकों को बता दें कि तुलना कैसे की जाती है। इस साल के महीने की पिछले साल के महीने से की जाती है। तो फरवरी 2021 में फरवरी 2020 की तुलना में 5% है, जो कि पिछले 3 महीनों के यानी कि जनवरी, दिसंबर और नवंबर से की तुलना में हाईएस्ट है। और भी कई डेटा हैं सर, इसके बारे में अगर विस्तार पूर्वक आप बताएं इन्फ्लेशन के बारे में। दर्पण, महंगाई का आंकड़ा, जैसा हम लगातार खर्चा पानी में शुरुआत से चर्चा करते रहे थे कि महंगाई जो आपको दिख रही है और जो महसूस हो रही है उसमें लगातार फर्क है। और जैसे जैसे ये जो बेस इफेक्ट है, जो पिछले साल के इसी समय की महंगाई की तुलना में चूंकि ऊंची महंगाई होने के कारण कम दिखाई दे रहा है, वो जैसे खत्म होना शुरू होगा, महंगाई चूंकि चारों तरफ बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के स्तर से, मैन्युफैक्चरिंग के स्तर से उसका असर में दिखाई देगा। और फरवरी के आंकड़े में 3 महीने के सर्वोच्च स्तर पर महंगाई पहुंच गई। ये कहना जरूरी नहीं है कि लोग इसे बहुत बेहतर ढंग से बाजार में महसूस कर रहे हैं, पर इसे भीतर से देखने की कोशिश करें और इसके सारे आयाम देखें, जिसकी तपिश हम एक तरफ बॉन्ड मार्केट में महसूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ शेयर बाजार में महसूस कर रहे हैं, और तीसरी तरफ बहुत सारे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भारत की मंदी से उबरने की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती इस समय आने वाली है वो महंगाई है। महंगाई का जो ताजा आंकड़ा आया है वो इसकी जटिलता का या इसकी वास्तविकता को बताता है। तो इसमें 2-3 तथ्य जानना जरूरी है। फूड इन्फ्लेशन गिरी है, घटी है, यानी कि सब्जियों के, फलों की कीमतें कम हुई हैं, जो एक तरह से नगरीय उपभोक्ता के लिए थोड़ी अच्छी खबर है, पर ग्रामीण उत्पादकों के लिए, कृषि उत्पादकों के लिए उतनी उत्साहवर्धक खबर नहीं है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जब महंगाई से आगे निकले, फूड इन्फ्लेशन से बाहर जाएं, तो जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और दर्शक क्या याद करेंगे कि हमने एक अर्थात में इस बात पर चर्चा की थी कि भारत में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही है, और उसी का सबूत हमें फरवरी के महंगाई के आंकड़े में दिखाई दिया, जब कोर इन्फ्लेशन 5% के आसपास पहुंच गई। और ये लगभग उतनी ही है जितनी की ओवरऑल महंगाई की दर है। यानी कि अगर खाद्य उत्पादों की कीमतें घटती भी हैं तो भी बाजार में महंगाई तेजी से बढ़ी है। इसमें खासतौर से, जैसा हमने पिछली बार चर्चा में बताया भी था, कि हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिसिन, क्लॉथिंग, पर्सनल केयर प्रोडक्ट और घरेलू इस्तेमाल के जो सामान हैं वो सारे महंगे हुए हैं, और जिसका रिफ्लेक्शन है, जिसका असर हमें महंगाई के इस आंकड़े में दिखाई दे रहा है। भारत में अभी जो परिस्थिति बन रही है उस हिसाब से दर्पण, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जो टॉप की इन्फ्लेशन है, वो भले ही 5-6% के भीतर है, पर उसके भीतर जो छिपी हुई महंगाई है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे वो दवाओं की हो, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे खपत के सामानों की महंगाई हो, वो हमें प्रभावित करेगी, वो बढ़ती रहेगी, और वो अर्बन और रूरल यानी नगरीय और शहरी दोनों उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी, ये दिखाई देगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु यहां समझना जरूरी है कि रघुराम राजन का एक इंटरव्यू भी आया, जो भारत की अर्थव्यवस्था की मंदी से उबरने के संदर्भ में महंगाई को लेकर कुछ सवालों के जवाब देता, और उन्होंने कहा है कि भारत की $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है उसमें महंगाई को सही ढंग से फैक्टर इन नहीं किया गया है।
अभी हमें जो परिस्थिति दिखाई दे रही है बॉन्ड बाजार में बॉन्ड्स की पे ब्याज दरें, यील्ड बढ़ने की, उसका सीधा रिश्ता हमें महंगाई से दिख रहा है। और इसलिए अगर महंगाई की दर बढ़ती चली जाएगी तो सरकार के लिए बाजार से सस्ती दर पर कर्ज लेना मुश्किल होता चला जाएगा। आने वाले महीनों में हमें महंगाई की दर में बढ़ोतरी, और ज्यादा बढ़ोतरी नजर आ सकती है। उसकी वजह यह है कि थोड़ा थोड़ा बेस इफेक्ट डाइल्यूट होता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। और ये जो बढ़ोतरियां हैं, जो कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण या पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें बाकी कई सारे उत्पादों और उद्योगों पर दिखाई देगा। तो ये हमारे लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में, जहां महंगाई बहुत बड़ा रोल निभाती है लोगों की जिंदगी की लागत तय करने में, बचत पर रिटर्न तय करने में, और आमतौर पर गरीबी और मध्य वर्ग के बीच के अंतर में महंगाई बड़ा रोल प्ले करती है। वहां आने वाले 2-3 महीनों में बढ़ती कीमतें लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत रहेंगी, और अर्थव्यवस्था को प्रबंधन करने वाले रिजर्व बैंक और सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। धन्यवाद अंशुमन जी। अब सीधे चलते हैं हमारी दूसरी खबर पर, जो कि एयरपोर्ट से रिलेटेड है। पिछले साल प्राइवेटाइजेशन किया गया कुछ एयरपोर्ट्स का, जिसमें से लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी शामिल थे। इनफैक्ट यही 6 थे जिनका प्राइवेटाइजेशन किया गया, और सभी लगभग सभी अडानी ग्रुप को मिला है इसका प्राइवेटाइजेशन। अब खबर आ रही है कि कुछ बड़े एयरपोर्ट, अंशुमन जी, प्राइवेटाइज किए जाएंगे। इनमें से जो इनका रेजिडुअल, जो सरकार का रेजिडुअल स्टेक है, लगभग 26% हर एयरपोर्ट में स्टेक है, वो बेचा जाएगा। इसको लेकर अगर हम आम आदमी के नजरिए से या एक भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कितनी महत्वपूर्ण खबर है? दरअसल प्राइवेटाइजेशन या सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री इस साल की सबसे बड़ी खबर रहने वाली है। और ये बार बार हम खर्चा पानी में ये सुर्खियां आपके पास लाते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि इस स्पेस में, प्राइवेटाइजेशन के स्पेस में क्या हो रहा है। जैसे कि पिछले खर्चा पानी में हमने बताया था कि नीति आयोग ने 12 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और बैंक की सूची सरकार को सौंप दी जिनका प्राइवेटाइजेशन किया जाना। लेकिन चूंकि निजीकरण की प्रक्रिया या सरकारी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया या पार्शियल प्राइवेटाइजेशन करने की प्रक्रिया या सरकार की थोड़ी हिस्सेदारी बाजार को देने की प्रक्रिया लंबी और जटिल है, तो जो अभी फैसला, जिसके संकेत हमें मिल रहे हैं, वो ये है कि जो सरकार सबसे पहले, जो सबसे आसानी से जिनका निजीकरण हो सकता या जहां से आसानी से संसाधन या पैसा मिल सकता है, उनकी तरफ फोकस कर रही है। और जो 3 बड़े एयरपोर्ट जो पहले से ही प्राइवेटाइज्ड हैं, जो पहले से ही निजी ऑपरेटर के पास हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद है, यहां पर ये एयरपोर्ट पहले से ही निजी ऑपरेटर्स को दिए जा चुके हैं। वहां सरकार अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचना चाहती है। ये बेचना उतना मुश्किल काम नहीं होने वाला है, क्योंकि अधिकांशतः तो शायद वही कंपनियां इसमें वो हिस्सेदारी खरीद लेंगी जो कंपनियां इसे चला रही हैं, और इस तरह से वो एयरपोर्ट पूरी तरह से निजी नियंत्रण में पहुंच जाएगा। ऐसे एयरपोर्ट्स में करीब सरकार की हिस्सेदारी 26% से 45-47% के आसपास है। अडानी के पास मुंबई एयरपोर्ट है जहां उनके पास 74% हिस्सेदारी है। बची हुई हिस्सेदारी शायद सरकार बेचने की कोशिश करेगी। लगभग 13 एयरपोर्ट अलग से सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के लिए आइडेंटिफाई किए हैं। 13 ऐसे हवाई अड्डे हैं जिनका अलग से प्राइवेटाइजेशन होगा, जिसमें कि प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल, यानी मुनाफा कमाने वाले और गैर मुनाफा कमाने वाले एयरपोर्ट्स को एक साथ क्लब किया जाएगा, ताकि कंपनियां जो बिड करें वो केवल अच्छे मुनाफे वाले ही एयरपोर्ट ना उठा लें, बाकी एयरपोर्ट्स में भी उनको निवेश करने के लिए मिले। लेकिन फिलहाल अभी सबसे तात्कालिक, सबसे तेज बिक्री शायद हमें इन 3 एयरपोर्ट्स के मामले में दिखाई दे सकती है, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद को लेकर, जहां सरकार अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचेगी और जो मौजूदा ऑपरेटर हैं वही उसे खरीदने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में जैसा हमने बताया कि मुंबई में अडानी की हिस्सेदारी करीब 74% है। दिल्ली में जीएमआर की हिस्सेदारी करीब 54% है, इसलिए दिल्ली की स्टेक सेल काफी बड़ी होने वाली है। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करीब 26% हिस्सेदारी रखती है और फ्रापोर्ट की हिस्सेदारी करीब 10% है। तो इसमें हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा बेचा जाएगा। और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की 26% हिस्सेदारी है। ये बिक्री आने वाले समय में हमें नजर आएगी, जिससे विनिवेश की प्रक्रिया को थोड़ी रफ्तार मिलने की संभावना है। दूसरी तरफ
अन्य प्राइवेटाइजेशन के अन्य प्रस्तावों पर, चाहे वो बैंक हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या एसेट मॉनेटाइजेशन हो। आज एक अखबार में खबर भी छपी है कि सरकार ने अलग अलग विभागों के लिए लक्ष्य भी रख दिया है कि उन्हें अपनी कितनी संपत्तियों का मॉनेटाइजेशन करना है। लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है, जिसमें रेलवेज भी है, जिसमें बिजली भी है, इसमें बाकी भी है। तो सबसे बड़ा फोकस इस साल निजीकरण, सरकारी संपत्तियों की बिक्री होने वाला है, ताकि सरकार उस घाटे और उस संसाधन की समस्या से उबर सके जो इस साल सर पर टंगा हुआ है। अंशुमन जी, हमारे पास थोड़ा सा समय और रह जाता है, तो एक खबर है क्वेड से जुड़ी हुई। क्वेड एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये 4 देश मिलके वैक्सीन निर्मित करेंगे, जिसमें से 1 अरब के करीब जो वैक्सीन की डोज है वो भारत में निर्मित होगी, और जापान इसमें आर्थिक सहायता करेगा इस तरीके से। तो इसके बारे में ये एक अच्छी खबर सी लग रही है प्रथम दृष्टया, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है और जब से हम कोविड का दौर देख रहे हैं तो उसमें लगातार भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है, जिसने शोध से, प्रोडक्शन की लागत से और नई तकनीकों से अपने आप को इतना मजबूत किया है। दुनिया की हम 5वीं 6ठी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है। वहां हमने जब डॉक्सीसाइक्लिन के प्रोडक्शन की बात देखी थी कि जब इसकी ये जो आपके मेडिसिन थी, कोविड की मेडिसिन की हाइड्रोक्सी जिसको कहते हैं, उसकी के प्रोडक्शन की बात देखी थी, तब भी अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भारत के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ाई थी। और अब वैक्सीन के उत्पादन को लेकर क्योंकि भारत में क्षमताएं इतनी ज्यादा हैं और भारत की 3-4 कंपनियां वैक्सीन उत्पादन की क्षमता रखती है, और पारंपरिक रूप से भारत वैक्सीन उत्पादन में दुनिया का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। और अभी हाल में भी इस क्वाड की सहमति से पहले भी भारत से बनने वाली वैक्सीन पूरी दुनिया के देशों को जा रही है, कनाडा को जा रही है, अफ्रीका को जा रही है, और भारत की अलग अलग कंपनियां भेज रही हैं। और भारत फार्मास्यूटिकल निर्यात में पहले भी, कोविड से पहले भी फार्मास्यूटिकल के निर्यात में, दवाओं के निर्यात में दुनिया की एक बड़ी शक्ति रहा है। क्वाड का जो फैसला हमें दिल्ली के सर्किल से हलकों में सुनाई दे रहा है, उसमें ये 4 देश मिलकर जो नए वैक्सीन उत्पादन की फैसिलिटी कोविड को लेकर आएंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कोविड का जो दूसरा सेकेंड वेव आ रही है, उसे लेकर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर सबके लिए चलाया जाएगा, जिसके लिए करोड़ों खुराकों की और डोजेस की जरूरत होगी। भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए इससे अच्छी कोई खबर नहीं हो सकती कि दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका मिलकर भारत को वैक्सीन की सप्लाई का या आपूर्ति का स्रोत बना रही हैं। इसका असर हमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंतर्राष्ट्रीय साख पर भी दिखाई देगा और शेयर बाजार में उनकी कीमतों पर भी नजर आएगा। आज शेयर बाजार की भी थोड़ा हालत खराब है, जैसा कि हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। हाँ, चलते चलते शेयर बाजार की हालत पे भी चर्चा कर लेते हैं। शेयर बाजार की हालत इसलिए खराब है क्योंकि अब बाजार के पास कोई बड़ा मजबूत ट्रिगर नहीं रह गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चूंकि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स या बॉन्ड की ब्याज दरें लगातार आपने अर्थात में कहा भी था कि जो मतलब जो नींव है वो बॉन्ड यील्ड ही है। सॉरी, आपको बीच में टोका। आप आगे। हाँ, जो दर्पण आप सही कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, खासतौर से अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हैं, जिसका बेचैनी के तौर पर असर बाजार में दिखाई दिया है। भारत में भी ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो जब भी ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं, शेयर बाजारों के पैर लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि शेयर बाजारों में जो आने वाली पूंजी बहुत बार सिर्फ बाजार के फंडामेंटल्स पर फोकस होकर नहीं आती, क्योंकि पूंजी सस्ती होती है और बाजार में तत्काल रिटर्न मिल सकते हैं, इसलिए वो पूंजी आती है। तो इसलिए वो जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। एक तरफ से महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। इसलिए आज हमने शेयर बाजार में शुरुआत में तो काफी बेचैनी और घबराहट देखी, लेकिन बाद में निचले स्तर पर खरीदारी निकली और मार्केट रिकवर हुआ है। लेकिन अभी भी बाजार रेड में ही है 50,000 से नीचे था जब तक लाल निशान में ही है। तो इसलिए ये परिस्थिति अगले कुछ समय तक बनी रहने वाली है। शेयर बाजार में थोड़ा बहुत निचले स्तर पर खरीदारी निकल कर आएगी, लेकिन बॉन्ड बाजार की जो बेचैनी है, जो बॉन्ड बाजार की जो गतिविधियां हैं, वो शेयर बाजार के संचालनों पर असर डालेंगी। तो अगर आप निवेशक हैं बाजार में, तो आप थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि बाजार में सेक्युलर बुल रन या बहुत लगातार तेजी की संभावना नहीं दिखती अगर बॉन्ड बाजार कूल नहीं होता, अगर बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा सा कूल डाउन नहीं होती है। तो अगर आप निवेशक हैं, जैसा कि अंशुमन जी ने कहा, आप सतर्क रहें। जहां तक यील्ड के बारे में या बॉन्ड यील्ड के बारे में जानकारी है, वो हमने इस बार के अर्थात में कवर किया है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये था आज का खर्चा पानी। शुक्रिया अंशुमन जी। धन्यवाद दर्पण।